बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर 30 करेंगे जिसका सबसे पहले टॉपिक है आईपी इनकैप्सुलेशन। तो आईपी इनकैप्सुलेशन को हम एक छोटी सी मिसाल के साथ समझते हैं ताकि आपकी थोड़ी सी बेस बन जाए। फर्ज करें आपने अपने दोस्त के लिए एक आईफोन खरीदा, तो आप उसे गिफ्ट करना चाहते हैं। आप लाहौर में हैं और आपका दोस्त कराची में है। तो जब आप उस आईफोन को, अब नेटवर्किंग की दुनिया में हम इसको क्या कहेंगे, आईपी डेटाग्राम को भेजेंगे, तो आप क्या करेंगे, आप इनकैप्सुलेट करेंगे। किस तरह से? आप आईफोन को एक महफूज बॉक्स के अंदर बंद करेंगे और फिर हार्डवेयर फ्रेम के अंदर पैक करके आप उसे क्या करेंगे, ट्रैवल करवा देंगे, यानी कि आप उसे डिलीवर करवा देंगे। तो ये जो तमाम तरीकाकार होता है वो होता है हमारा आईपी इनकैप्सुलेशन। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऊपर भी तो यही काम करके आए हैं, हमारा जो एआरपी था उसमें भी तो सेम यही काम हुआ था। तो स्टूडेंट्स, सेम काम था, लेकिन वहां पर हम एज अ रैंडम डेटा को हम पैकेटाइज कर रहे थे, उसको एक फ्रेम के अंदर बंद कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली हम आईपी डेटाग्राम के साथ डील कर रहे हैं और इसको हम हार्डवेयर फ्रेम के साथ सेंड कर रहे हैं। वहां पर हम क्या यूज कर रहे थे, डेटा फ्रेम। तो होप सो इसका डिफरेंस आप याद रखेंगे। अब क्या होता है, हमारे पास यहाँ पर एक टर्म आती है, जब भी हम कोई चीज डिलीवर करते हैं तो उसके वजन की या फिर उसके साइज की एक लिमिट होती है। आप यही समझ लें कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक बड़ा सा ट्रक है। अब हर सड़क या हर पुल की एक हद होती है कि इससे कितना बड़ा ट्रक गुजर सकता है। अब ये जो हद होती है कि ज्यादा से ज्यादा साइज कितना होगा, ठीक है, हमारे डेटाग्राम का साइज कितना होगा, उसको हम कहते हैं मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, यानी कि MTU। नेक्स्ट टर्म में फ्रेगमेंटेशन। तो अभी हमने बात की MTU की, यानी कि मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। तो अगर मैक्सिमम ट्रांसमिशन MTU से बड़ा हो जाए, किसी का साइज जो डेटाग्राम है वो उससे थोड़ा सा एक्सीड कर जाए, तो हम क्या करेंगे, हम उसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के अंदर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, हम उसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनाकर डिलीवर करेंगे। और ये जो प्रोसेस है जहां पर हम टुकड़े कर देते हैं ताकि हमारे MTU से एक्सीड ना करे साइज, उसको हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन के बाद जब ये सारी चीजें रास्ते के अंदर होती हैं, रोटर पर होती हैं, तो वो असेंबल नहीं होती, वो जुड़ती नहीं है, बल्कि जब वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाती हैं तो वहां जाकर उनकी रीअसेंबली कर दी जाती है। तो होप सो हम इन तीनों कंसेप्ट को कवर कर चुके हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर ये जो डायग्राम बनी है। अब यहाँ पर सबसे पहले है वर्ड्स। तो वर्ड्स स्टैंड फॉर वर्जन। ये फील्ड आईपी का वर्जन बताती है। हम जो भी फील्ड यूज कर रहे होते हैं उसकी आईपी का जो वर्जन बताता है वो हमें, वो किस नंबर पर होता है, 0 पर। नेक्स्ट है h.len। तो ये हेडर की लंबाई 32 बिट्स के यूनिट के अंदर बताती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सर्विस टाइप। तो सर्विस टाइप ये जाहिर करती है कि सेंडर की तरजीहात क्या है, यानी कि प्रायोरिटी क्या है। मसलन अगर वो लो लेटेंसी या हाई रिलायबिलिटी के ऊपर बात रिलाई कर रहा है, लेकिन अब ये जो फील्ड है वो बहुत ही रेयर इस्तेमाल होती है। इस चीज में हम देखते हैं कि हमारा जो सेंडर है उसकी क्या प्रायोरिटी है। तो आजकल इस चीज का बहुत ज्यादा यूज नहीं है, क्योंकि हर बंदे को अपना जो मैसेज है वो जल्दी ही डिलीवर करना, चाहे वो जरूरी है चाहे वो इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। तो हर बंदे को अब लो लेटेंसी की तो का सवाल ही पैदा नहीं होता ना, हर किसी को हाई लेटेंसी चाहिए होती है। नेक्स्ट हमारे पास है टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ ये बताती है कि पूरे डेटाग्राम में कुल कितने ऑक्टेट हैं। ठीक है, कितने ऑक्टेट हैं ये हमें बताएगी हमारी टोटल लेंथ। नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन के अंदर हम आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, और ये किन तीन चीजों को पॉइंट करके बनाया जाता है, हमारी वर्जन को, हमारी लेंथ को और सर्विस टाइप को। नेक्स्ट हमारे पास है हमारी आइडेंटिफिकेशन फ्लैग्स, फ्रेगमेंटेशन, ऑफसेट। तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, ये वो वक्त होता है जहां पर हम टुकड़े कर रहे होते हैं। तो ये जो तीनों काम हो रहे होते हैं ना, ये हमारी फ्रेगमेंटेशन में हो रहे होते हैं। और ये जो ऊपर हमने चीजें पढ़ी ये हमारी आईपी इनकैप्सुलेशन के अंदर होती हैं। अब TTL ये आपने याद रखना है फॉर द MCQ के TTL स्टैंड फॉर टाइम टू लाइव। ये वो वक्त या काउंटर है
जो हर रूटर से गुजरने पर एक डिक्रीमेंट कर देता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर जब भी ये किसी रोटर से गुजरेगा खुद को एक हिस्सा कम कर लेगा, यानी कि खुद ब खुद डिक्रीमेंट हो जाता है। और जब ये TTL की वैल्यू 0 हो जाती है तो डेटाग्राम को डिस्कार्ड कर दिया जाता है। ये बिल्कुल एज अ काउंटर काम करता है, जो हमने अपनी C++ के अंदर भी डिस्कस किए, अपनी असेंबली लैंग्वेज के अंदर भी, कि टाइम टू लाइव सिमिलर टू काउंटर। तो जब तक ये हमारे पास चलता रहता है ये 1 का डिक्रीमेंट करता रहता है, और जब ये 0 रह जाता है तो हमारा जिस तरह वहां पर जाकर हमारा जो मैसेज था वो डिस्कार्ड हो जाता था या डिस्प्ले हो जाता था, बिल्कुल इस तरह हमारा जो डेटाग्राम होता है वो डिस्कार्ड कर दिया जाता है। टाइप हमें क्या बताती है? ये बताती है कि डेटाग्राम के अंदर कौन सा प्रोटोकॉल है। आया हमारे पास TC जो हमने पढ़े TCP प्रोटोकॉल है या UDP प्रोटोकॉल है। हेडर चेकसम, तो ये फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट चेक करता है। हमने पढ़ा है ना कि फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट का जो सम होता है उसको हम चेकसम कहते हैं। ये जिसके अंदर हम फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट को यूज कर रहे हो वो हमारी चेकसम की टेक्निक होती है। सोर्स IP एड्रेस, इसमें हमारा जो एक्चुअल सेंडर होता है और जो उसकी हमारे पास वो IP एड्रेस सोर्स IP एड्रेस के अंदर होता है, जबकि जो डेस्टिनेशन IP एड्रेस है उसके अंदर क्या होते हैं? आखिरी मंजिल के IP एड्रेसेस होते हैं। तो यहाँ पर IP ऑप्शन, तो ये क्या करते हैं बेसिकली IP हेडर्स के कुछ ऑप्शंस के साथ शामिल किए जाते हैं। मसलन अब हमारे पास फॉर एग्जांपल जैसे रिकॉर्ड रूट और हमारा सर्विस रूट और इसके अलावा हमारी टाइम स्टैम्प्स। तो बस इसके लिए आप फॉर द MCQ यही याद रखें कि IP ऑप्शंस के अंदर हमारी IP हेडर्स के कुछ ऑप्शन शामिल किए जा सकते हैं। और वो ऑप्शन किस तरह के हो सकते हैं? वो रूट को रिकॉर्ड करना, रूट का जो सोर्स है उसका डेटा रखना, या फिर टाइम स्टैम्प्स का। नेक्स्ट हमारे पास है पैडिंग। तो पैडिंग क्या होती है? यहाँ पर पैडिंग तो नहीं दी हुई, यहाँ पर है सोर्स, ये भी हमने कवर कर लिया कि शो IP एड्रेस ऑफ ओरिजिनल एंड अल्टीमेट डेस्टिनेशन। नेक्स्ट हमारे पास है IP डेटाग्राम ऑप्शंस। तो हमने ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लिया स्टूडेंट। ये जो मैंने आपको यहाँ पर कवर करवाई है ये तमाम चीजें आपको नीचे गिवन भी हैं, तो आप यहाँ पर भी इसको देख सकते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपसे, जैसे आप जिसको मैं ग्रीन हाईलाइट करूंगी इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं। जैसे आपके पास ये TTL है, इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं फॉर द MCQ एंड फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट वन सोर्स डेस्टिनेशन IP एड्रेसेस। नेक्स्ट हमारे पास है डेटाग्राम ट्रांसमिशन एंड फ्रेम्स। तो इसके अंदर क्या होता है देखें, IP इंटरनेट लेयर हमारे पास मुख्तलिफ टास्क को परफॉर्म करती है। सबसे पहला टास्क इसका ये होता है कि ये लेयर डेटाग्राम का हमें बताती है। क्या करती है? ये हमारी डेटाग्राम को कंस्ट्रक्ट करती है और डिटरमाइन करती है कि नेक्स्ट हब कौन सा है एंड हैंड्स ऑन नेटवर्क इंटरफेस लेयर, और इसे नेटवर्क इंटरफेस लेयर के हवाले कर देती है। क्या काम करती है हमारी IP? पहले तो वो कंस्ट्रक्ट करती है डेटाग्राम को, फिर डिटरमाइन करती है कि अगला हब कौन सा है। नंबर 3 पर जब वो सब डिटरमाइन कर लेती है तो किसके हवाले करती है? नेटवर्क लेयर के। अब नेटवर्क इंटरफेस लेयर क्या काम करती है? हमने IP इंटरनेट लेयर तो पढ़ ली। जब हमारा जो नेक्स्ट हब का जो एड्रेस है वो आ गया नेटवर्क इंटरफेस के बाद, तो फिर ये क्या करेगी? ये लेयर नेक्स्ट हब एड्रेस को हार्डवेयर एड्रेस के साथ जोड़ती है और ट्रांसमिशन की तैयारी करती है। ठीक है, और ट्रांसमिशन की जब वो प्रिपरेशन कर लेती है एंड प्रिपेयर्स डेटाग्राम फॉर ट्रांसमिशन, फिर क्या होता है? चूंकि अब हमारा हार्डवेयर IP को समझता ही नहीं है तो ये ट्रांसमिट कैसे हो सकता है? ये तो है ना कि जब हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है तो हम उसको किस तरह से डिलीवर करवा सकते हैं? अब ये सवाल पैदा हुआ। तो इसके लिए हमारे पास आती है इनकैप्सुलेशन। इसके अंदर हम क्या करते हैं? हम नेटवर्क इंटरफेस लेयर IP डेटाग्राम को हार्डवेयर फ्रेम के डेटा एरिया के अंदर बंद कर देते हैं। क्या करते हैं? हम नेटवर्क लेयर को इनकैप्सुलेट कर देते हैं। IP डेटाग्राम एज अ IP डेटाग्राम को हम डेटा एरिया के हार्डवेयर फ्रेम के अंदर क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं, इनकैप्सुलेट कर देते हैं। हार्डवेयर इग्नोर IP डेटाग्राम फॉर्मेट। तो हमें पता है, हमने ऊपर भी डिस्कस किया था सेम एग्जैक्ट इसी चीज को कि IP डेटाग्राम फॉर्मेट को हमारा हार्डवेयर इग्नोर कर देता है।
स्टैंडर्ड फॉर इनकैप्सुलेशन डिस्क्राइब डिटेल्स। जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो हमारी इनकैप्सुलेशन की डिटेल्स को बताते हैं और ये भी तय करते हैं कि हमारी डेटा की टाइप आईपी डेटाग्राम है या फिर कोई और प्रोटोकॉल। अब कोई और प्रोटोकॉल क्या हो सकता है, हमारा एआरपी। ये जो लेक्चर है स्टूडेंट इंतहा का इम्पोर्टेंट है और थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला भी है। अभी देखिए हमने ये जो दो टॉपिक पढ़े हैं, नेटवर्क इंटरफेस लेयर एंड आईपी नेट लेयर, ये कंफर्म है कि आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोनों का डिफरेंशिएट करना आपसे रिक्वायर किया जा सकता है, तो आपने इसका डिफरेंस याद रखना है। अब जब रिसीविंग प्रोटोकॉल स्टैक इंटरप्ट डेटा एरिया बेस्ड ऑन द फ्रेम टाइप, तो वसूल करने वाला जो प्रोटोकॉल होता है वो स्टैक फ्रेम की टाइप देकर डेटा एरिया को प्रोसेस करता है। अब इसकी प्रोसेसिंग आप यहाँ पर मेंशन है, इसको देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये हमारा फ्रेम हेडर है, ये हमारा डेटा फ्रेम है और यहाँ पर इसकी हमने अगर फर्दर इसको हम आइडेंटिफाई करें तो हमारे फ्रेम के आगे का जो पार्ट होता है वो आईपी हेडर होता है और हमारे जो डेटा फ्रेम होता है वो आईपी डेटा एरिया होता है। तो ये जो तीनों टर्म्स हैं ये हमने ऊपर डिस्कस की हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इनकैप्सुलेशन अक्रॉस मल्टीपल हब्स। तो मल्टीपल हब्स के थ्रू हम किस तरह से इनकैप्सुलेशन करते हैं। अब सोर्स से डेस्टिनेशन तक रास्ते में हर रोटर आने वाले फ्रेम से डेटाग्राम को निकालता है, ठीक है। अब ये जो निकालने का प्रोसेस होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं उसको इनकैप्सुलेट करना, ठीक है। हमने ऊपर इनकैप्सुलेशन की डेफिनेशन को डिस्कस किया है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इनकैप्सुलेट करना। अब नेक्स्ट हब का डिसीजन करता है हमारा इनकैप्सुलेट होने के बाद, और बाहर जाने वाले फ्रेम को दोबारा कौन इनकैप्सुलेट करता है, ये भी हमारा कौन कर रहा होता है, हमारे डेटाग्राम के डिफरेंट हार्डवेयर फॉर्मेट्स के थ्रू ये काम हो रहा होता है। तो स्टूडेंट्स ये इतनी डेफिनेशन हमारी किसकी है, इनकैप्सुलेशन की। इसको आप इंटरनेट से कोई इजी सी एग्जांपल भी देख सकते हैं, ये थोड़ी सी आपकी टेक्निकल है लेकिन ये करेंगे तो आपके लिए बेस्ट है कि अगर आपका एमसीक्यू बन के आ सकता है तो आ जाए तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए लास्ट पर डेटाग्राम में इनकैप्सुलेट इन डिफरेंट हार्डवेयर फॉर्मेट, तो डेटाग्राम के जो हार्डवेयर फॉर्मेट है वो डिफरेंट हो सकते हैं क्योंकि वो हार्डवेयर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होता, हार्डवेयर तो उसको इग्नोर कर देता है। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, पहले हम हर रोटर के पाथ के अंदर सोर्स टू डेस्टिनेशन को इनकैप्सुलेट करवाते हैं। हमारा जो भी डेटाग्राम का फ्रेम आ रहा होता है फिर हम उसको प्रोसेस करते हैं, नेक्स्ट डेस्टिनेशन को डिटरमाइन करते हैं, नेक्स्ट हब को, और फिर हम इनकैप्सुलेट करवा देते हैं हमारे डेटाग्राम्स को ऑन गोइंग फ्रेम के साथ। ये देखें यहाँ पर आपको मिसाल दी भी गई है कि ये हमारा सोर्स होस्ट है, ये हमारा नेट 1 है यानी कि नेटवर्क 1, और ये हमारा रोटर लगा हुआ है। अब हेडर 1 पर हमारा डेटाग्राम है। अब यहाँ पर जाकर इसने इसे इनकैप्सुलेट करवा दिया इस हेडर को। यहाँ पर देखिए हमारा डेटाग्राम इनकैप्सुलेट हो गया। फिर नेक्स्ट हमारे पास नेट 2 आता है तो हम हेडर 2 लगा देते हैं, फिर नेट 3 आता है तो हम हेडर 3 लगा देते हैं। वो जो मैंने लेक्चर 28 के अंदर मिसाल दी थी ना कि आपकी जो डेस्टिनेशन होती है वो तो सेम ही रहती है लेकिन रास्ते के अंदर जो आपके स्टॉप्स आते हैं या आपके स्टेशन आते हैं उनके नाम चेंज होते हैं। MTU ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि एवरी हार्डवेयर टेक्नोलॉजी स्पेसिफाई इंक्लूडिंग द मैक्सिमम डेफिनेशन साइज ऑफ द फॉर्मेट एरिया। अब वो जो मैक्सिमम साइज होता है वो जो एक लिमिट होती है उसे हम MTU कहते हैं। एनी डेटाग्राम इनकैप्सुलेट इन हार्डवेयर फ्रेम मस्ट बी स्मॉलर। जो भी डेटाग्राम इनकैप्सुलेट किया गया है हार्डवेयर के अंदर उसको जरूर छोटा होना चाहिए हमारे MTU से, यानी कि जो लिमिट बताई गई है उससे कम होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। MTU एंड हिट्रोजीनियस नेटवर्क। तो हिट्रोजीनियस और होमोजीनियस का कंसेप्ट हमारी चाहे कोई प्रोग्रामिंग हो चाहे हमारी कोई बिजनेस टर्म्स हो उसके अंदर बहुत ज्यादा यूज होता है। अब क्या होता है, एक नेटवर्क के अंदर मुख्तलिफ MTUs वाले नेटवर्क्स हो सकते हैं। फर्ज करें आगे आने वाले नेटवर्क डाउनवर्ड स्ट्रीम नेटवर्क का जो MTU है वो आपके लोकल नेटवर्क के MTU से छोटा हो, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या सपोज किया कि सपोज डाउन स्ट्रीम नेटवर्क हैज अ स्मॉलर MTU देन अ लोकल नेटवर्क। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेट 1 हमारे का क्या है 1500 और आपके जो आपका जो डाउनवर्ड स्ट्रीम आ रही है नेट 2 वो क्या है 1000। तो ये हमारी किसकी एग्जांपल हो जाएगी, हिट्रोजीनियस नेटवर्क की एग्जांपल हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रेगमेंटेशन। हमने यही डिस्कस किया है ना कि हमारी जो आने वाला है वो कम होना चाहिए
हमारी मैक्सिमम लिमिट से। फ्रेगमेंटेशन के अंदर क्या होता है कि जब हमने एक साइज डिफाइन कर दिया कि डेटाग्राम को इतना ही रखा जाएगा जितना किसी नेटवर्क का सबसे छोटा MTU है। अब इस मसले के लिए IP फ्रेगमेंटेशन का तरीका इस्तेमाल करते हैं हम, जिसमें डेटाग्राम को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दिया जाता है ताकि वो पीसेस MTU के अंदर फिट आ जाए। जैसे मैंने आपको ऊपर भी मिसाल दी कि अगर हम रूम को फर्निश करते हैं तो हमारे जो रूम का दरवाजा होता है वो एक ही साइज का होता है, लेकिन कभी कभार हम फर्नीचर का डिजाइन कुछ ऐसा कर लेते हैं कि हमें मुश्किल पेश आ रही होती है ना उसे डायरेक्टली उसके अंदर इंसर्ट करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, हम उसके कुछ नट्स खोल देते हैं, फिर हम उसको जब अपने रूम के अंदर ले आते हैं तो जहां पर भी हमने अपने बेड को या अपने जो भी हमारे फर्नीचर का आइटम होता है उसे फिट करना हो तो फिर वहां पर आकर हम उसके नट वगैरह लगा देते हैं। तो सेम वही आप अंदर सिनेरियो सोचिए अपने माइंड के अंदर, वही हम कर रहे होते हैं अपने फ्रेगमेंटेशन के अंदर, ताकि MTU आपका बेडरूम है, ठीक है, जहां पर आपने फिट करना है अपने स्पेसिफिक साइज के बेड को। तो फिर आप क्या करते हैं, उसके टुकड़े कर लेते हैं और बाद में फिर आप उसको रिसेंबल कर लेते हैं। तो रोटर जब देखते हैं कि डेटाग्राम आउट बाउंड है तो नेटवर्क यानी कि हमारे नेटवर्क के MTU से बड़ा है तो वो उसे टुकड़ों में तकसीम कर देता है और हर टुकड़ा आउट ऑफ बाउंड नेटवर्क के MTU से छोटा होता है। यानी कि अब हमने जो बेड है उसके कुछ जो पार्ट्स हैं उनको ओपन तो किया, उनको खोला तो, लेकिन हमने फिर भी उनको बड़े साइज में ही रखा। यानी कि फॉर एग्जांपल हमने उसके दो जो पार्ट्स थे वो कर लिए, फिर भी वो हमारे कमरे के दरवाजे से बड़ा ही है। तो फायदा हमने ये करना होता है कि हमेशा उतनी पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना होता है जो हमारे MTU के साइज से छोटा हो। अब हर टुकड़ा एक इंडिपेंडेंट डायग्राम होता है जिसके साथ तमाम हेडर फील्ड मौजूद होती हैं। हेडर फील्ड की एक बिट बनती है कि ये हमारे पास एक पीस है। जिस तरह हमारी जो डिफरेंट चीजें होती हैं, मिसाल के तौर पर हमारा टी सेट, तो टी सेट लगा लेंगे, वाटर सेट, किचन सेट, तो उसके जो तमाम आइटम्स होते हैं वो अपने आप में उनकी एक पहचान होती है। हम कहते हैं ये मग है हमारे पास, ये हमारी टी पॉट है, लेकिन वो बिलोंग तो एक सेट से ही कर रहे होते हैं ना, उनके ऊपर हम ये कहते हैं ना कि दैट इज अ पार्ट ऑफ आवर सेट, ये टी सेट। तो सेम यही चीज होती है कि हर एक का अपना हेडर होता है और एक बिट जरूर होती है जो बता रही होती है कि ये इस पैकेट का हिस्सा है। और फिर फ्रेगमेंट ऑफसेट गिव ओरिजिनल लोकेशन, जो फ्रेगमेंट ऑफसेट होता है वो ओरिजिनल लोकेशन बताता है हमारे फ्रेगमेंट की, यानी कि असली पोजीशन के बारे में बताता है। नेक्स्ट हमारे पास है रोटर हैज लोकल MTU टू कंप्लीट साइज ऑफ द। तो रोटर के पास लोकल MTU के हिसाब से उसको साइज को कैलकुलेट करने का भी एक चार्ज होता है, ठीक है। क्या करता है हमारा रोटर, लोकल MTU टू कंप्यूटर साइज ऑफ ईच फ्रेगमेंट, ठीक है। लोकल MTU को यूज करता है हमारा रोटर ताकि वो हर फ्रेगमेंट के साइज को कंप्यूट कर सके। इट पुट पार्ट ऑफ द डेटा फ्रॉम ओरिजिनल डेटाग्राम, तो असली डेटाग्राम का कुछ हिस्सा हर टुकड़े के अंदर रखता है और बाकी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है उसको हेडर के अंदर डाल देता है। अब कैसे, मिसाल के तौर पर स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर हम एक छोटी सी मिसाल लेते हैं। हमने कोई क्लॉथिंग ब्रांड बनाया तो हमने उसके डिफरेंट डिजाइन बनाए, ठीक है, बल्क क्वांटिटी के अंदर हमने बनाए। अब हमने जब मार्केट के अंदर उनको डिलीवर करना है तो उसको हम डिफरेंट साइजेस के थ्रू डिफरेंट हमारे पास जो डिजाइन है उनको डिलीवर करना होता है। तो डिलीवर करने से पहले हम उनके अंदर से एक एक को निकाल के रख लेते हैं अपने पास। क्यों रखते हैं? ताकि हमें पता हो कि ये चीज हम डिलीवर कर चुके हैं, इसकी जो मेजरमेंट्स कुछ ये हैं, यानी कि उसका एक छोटी सी इंफॉर्मेशन हम उस अपने पास रख लेते हैं। सेम यही काम हो रहा होता है हमारा जो रोटर होता है। रोटर लोकल MTU के हिसाब से साइज को बिल्कुल इसी तरह कैलकुलेट करता है कि असली डेटा का कुछ हिस्सा टुकड़े के अंदर रखता है जो रियल हमारे पास होता है ना, जो हमने बल्क क्वांटिटी के अंदर डिलीवर करना है, अपना क्लोथ्स को डिलीवर करना है, तो उसके अंदर से हम एक छोटा सा हिस्सा रख लेते हैं। फिर उसी के अकॉर्डिंगली अगर हमारी मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा वो डिजाइन चले तो फिर हम उसी की बेस के ऊपर और डिजाइन को क्रिएट कर लेते हैं, यानी कि एक पैटर्न बनाकर रख लेते हैं। तो होप सो ये टॉपिक आपको इस मिसाल से बहुत क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है डेटाग्राम री असेंबली। तो
अब जो हमने टुकड़े किए हैं उनको हमने जोड़ना है। अब जब हम इनको जोड़ेंगे तो वो हमारी रीअसेंबली हो जाती है। ये काम सिर्फ और सिर्फ हमारी अल्टीमेट डेस्टिनेशन पर ही होता है, ठीक है। रिकंस्ट्रक्शन जो होती है हमारे ओरिजिनल डेटाग्राम की, वो रीअसेंबली कहलाती है और होता कहाँ पर है, हमारी डेस्टिनेशन के ऊपर। और फिर जब हमारे जो टुकड़े आउट ऑफ द ऑर्डर होते हैं वो पहुंच जाते हैं हमारी डेस्टिनेशन के ऊपर, लेकिन हेडर की एक बिट से रिसीवर को पता चल जाता है कि ये कौन सा टुकड़ा है, असली डेटाग्राम का जो डेटा है वो किसका हिस्सा है। जैसे हमारे पास पाकिस्तानी टीम है तो उसके डिफरेंट नंबर होते हैं, या फिर आप स्कूल के अंदर आपका जो रोल नंबर होता है वो आपकी क्लास को आइडेंटिफाई कर रहा होता है। कोई ना कोई ऐसी चीज होती है जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बंदा किस ग्रुप ऑफ पीपल से बिलोंग करता है। तो जब हर खिलाड़ी की शर्ट के पीछे एक स्पेसिफिक नंबर लगा होता है तो हम कहते हैं कि ये इस टीम का खिलाड़ी है। बिल्कुल इसी तरह हमारी जो मंजिल होती है वो उस एक बिट को देखकर अंदाजा लगा लेती है कि ये किस से बिलोंग कर रहा है। फ्रेगमेंट आइडेंटिफिकेशन वही चीज के वो किस तरह से इसको आइडेंटिफाई करता है, टुकड़ों को असली डेटाग्राम के साथ कैसे जोड़ा जाता है, कैसे एसोसिएट किया जाता है। तो हर टुकड़े की जो हमारे पास आइडेंटिफिकेशन IDNT एडेंट फील्ड जो होती है वो असली फील्ड की असली जो वैल्यू होती है वो डेटाग्राम की आइडेंटिटी फील्ड से मैच करनी चाहिए। मसलन जो हम फुटबॉल का जैसे मैच हो रहा है तो उसके अंदर जिन टीमों ने पार्टिसिपेट किया हुआ है ना, या जिन मुल्कों ने पार्टिसिपेट किया उनकी ही टीमें आएंगी, उनके ही टीम मेंबर्स होंगे। तो उससे बियॉन्ड तो नहीं हो सकते ना। जो टीम हमारे पास स्पेसिफिक है, जो हमने लिस्ट दे दी है, उसी के अंदर से वो तमाम चीजें होंगी, वो तमाम जो भी हमारा डेटा है उसी के अंदर से होगा। तो फिर हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास एक खिलाड़ी आता है तो वो कहता है मैं इस टीम से बिलोंग करता हूँ, फिर हमने पता करना होता है क्या रियली इससे बिलोंग करता है। तो हम क्या करते हैं, अपनी असली जो लिस्ट होती है उसके अंदर से देखते हैं, जब वो मैच कर जाता है तो फिर हम इस चीज को मेक श्योर कर देते हैं कि ये इसी टीम का हिस्सा है। सेम यही चीज होती है हमारी फ्रेगमेंट आइडेंटिफिकेशन में। हम उसका नंबर देखते हैं, जो भी उसकी बिट होती है, फिर उसको हम मैच करते हैं। अगर तो मैच हो जाए तो फिर हम हम इस चीज के लिए श्योर हो जाते हैं कि ये इसी का हिस्सा था। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रेगमेंट लॉस। तो फ्रेगमेंट लॉस कब होता है, डेस्टिनेशन पर जब भी कोई फ्रेगमेंट पहुंचता है तो वो एक टाइमर सेट कर देता है, ठीक है। एक टाइम होता है, अगर तमाम फ्रेगमेंट के पहुंचने से पहले टाइमर खत्म हो जाए तो जो हमारा गुमशुदा टुकड़ा होता है उसको हम लॉस्ट मान लेते हैं। एक लिमिट होती है हमारे पास टाइम की, उसके अंदर अंदर तो अगर हमारा जो फ्रेगमेंट है वो पहुंच जाए फिर तो वो हमारे काम आ जाता है, लेकिन जब उस लिमिट से क्रॉस कर जाए तो फिर हम उसको लॉस्ट मान लेते हैं और हमारी जो डेस्टिनेशन होती है वो पूरे ओरिजिनल डेटाग्राम को ही ड्रॉप कर देती है, ठीक है। उसको ड्रॉप कर देती है अगर क्या हो जाए, उसका जो सेशन है वो एक्सपायर हो जाए। तो फिर क्या होता है कि सोर्स इज अज्यूम टू रीट्रांसमिट, तो सोर्स को फिर वो रीट्रांसमिट करना पड़ता है। फ्रेगमेंटिंग ऑफ फ्रेगमेंट, तो एक इफ टाइमर एक्सपायर, जी हमने इस चीज को कर लिया। स्टूडेंट ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है फ्रेगमेंट लॉस, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता होता है। अगर एक टुकड़ा आगे जाकर मजीद छोटे छोटे MTU वाले नेटवर्क पर पहुंचे तो रूटर इस टुकड़े को फिट करने के लिए मजीद इसके टुकड़े करेगा। हमने ये तो नहीं कहा ना कि हर नेटवर्क के लिए जो MTU है वो एक ही होगा, हो सकता है जो छोटा अगला नेटवर्क है वो उस नेटवर्क से भी छोटा हो, फिर वो जो नेटवर्क होगा उसका MTU का साइज और कम हो जाएगा, फिर हम उन टुकड़ों को भी तोड़ेंगे ताकि हम उस सब्सिक्वेंट नेटवर्क के MTU से छोटे हो सकें, यानी कि हमारे जो फ्रेगमेंट्स हैं वो MTU से छोटे हो सकें। तो जब हम एक टुकड़े को फिर से तोड़ते हैं तो डेट इज कॉल्ड अ फ्रेगमेंटिंग अ फ्रेगमेंट। इसके नतीजे में बनने वाले जो सब फ्रेगमेंट्स होते हैं वो अपने साइज के अलावा बिल्कुल असली टुकड़ों जैसे ही दिखाई देते हैं। उनकी जो हायरार्की बन जाती है ना, जैसे अब आप के जो ग्रैंडफादर हैं उनसे आपके बाबा बिलोंग करते हैं, यानी कि आपके बाबा उनसे बिलोंग करते हैं, फिर आप अपने बाबा से बिलोंग करते हो, तो होती तो एक नस्ल ही है, यानी कि हमारे पास एक हायरार्की बन जाती है, तो वो अपनी ओरिजिनल के साथ ही बिलोंग कर रहा होता है। तो होप सो आपको ये चीजें समझ आई होंगी। थोड़ा सा मुश्किल था ये लेक्चर, अगर आप एक बार फिर से सुनेंगे तो आपकी ये तमाम चीजें क्लियर हो जाएंगी।
दुआ में ज़रूर याद रखिएगा स्टूडेंट्स, बहुत मेहनत होती है आपको ये तमाम चीज़ें डिलीवर करने में एडिटिंग के अंदर, तो लाइक ज़रूर किया करें। आपका एक प्यारा सा कमेंट हमारी मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए काफ़ी होता है। फी अमान।